Good morning, class, and welcome to this third lecture. Now, before I actually proceed further, let me again remind you that जो आपका पहला मॉड्यूल है वो है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. दिस इज द बेस. कोई भी बिल्डिंग बनाने के लिए आपको पहले उसका बेस का काम करना पड़ता है. नाउ दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल अदर मॉड्यूल्स इवन इन योर नेक्स्ट सेमिस्टर. तो फिर चाहे कंपनी लॉ हो, पार्टनरशिप एक्ट हो, या स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स हो, या कोई भी और चीज़ हो, उसमें ये एप्लीकेबल होने ही वाला है. सो दिस इज द बेस, और ये आपको रिपीट मुझे फिर से करना पड़ेगा. नाउ सी, वो जनरल कंपोनेंट्स में मैंने पहले दो सब टॉपिक्स कवर किए थे. एक था फर्स्ट, दैट इज प्रपोजल. प्रपोजल मीन्स ऑफर, कंफ्यूज नहीं होना है. एग्जाम में याद रखो, प्रपोजल और ऑफर आर सिनोनिमस टर्म्स, एक दूसरे के बदले यूज होते हैं. तो ऑफर का ही मतलब प्रपोजल और प्रपोजल का मतलब ही ऑफर है. देन गोइंग फर्दर, सेकंड मॉड्यूल मैंने कंप्लीट किया था एक्सेप्टेंस. अभी देखो, जनरल रूल है, प्रपोजल वंस सेंट, कम्युनिकेट हो गया. ए ने बी को प्रपोजल भेजा, बी को वो प्रपोजल समझ में आ गया, बी ने वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, और एक्सेप्ट करके वो कम्युनिकेशन उसने क्या किया, ए को कम्युनिकेट किया कि यस इट इज एक्सेप्टेबल टू मी. नाउ इधर दो पार्टीज हो गए. कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में दो से ज़्यादा भी पार्टीज हो सकते हैं, लेकिन हम लोग एग्जाम्पल लेने के लिए आपके स्टूडेंट लेवल पे दो का ही एग्जाम्पल लेंगे, वरना कंफ्यूजन हो जाता है. देखो इसमें क्या होता है, अभी ए ने बी को प्रपोजल भेजा, बी ने एक्सेप्ट किया. प्रपोजल वंस एक्सेप्टेड विल बिकम अ प्रॉमिस, और प्रॉमिस एक बार हो गया तो वो क्या हो गया, एग्रीमेंट हो गया. अभी एग्रीमेंट जो है वो अगर लॉ के हिसाब से एनफोर्सेबल होगा तो ही वो क्या बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा. ये रिपीट कर रहा हूँ, इसमें कुछ नया नहीं है. नाउ गोइंग फर्दर, मॉड्यूल 1 का थर्ड कंपोनेंट या थर्ड सब टॉपिक, इट इज कंसिडरेशन. कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हम लोग किस लिए करते हैं, किसी चीज के लिए. कंसिडरेशन का मतलब मराठी में मुंह बदला और हिंदी में बदला, कि मुझे बदले में क्या मिलेगा. अब एक सिंपल एग्जांपल ले लो कि आप रिक्शा में बैठे हो, रिक्शा वाले को बोला भैया स्टेशन छोड़ दो. चलो वो आपको स्टेशन छोड़ दिया, ये आपका कंसिडरेशन होगा, ये आपका फायदा हो गया. लेकिन बदले में उसको क्या मिलेगा, आपसे पैसे मिलेंगे. सो दॅट इज कन्सिडरेशन. त्याला मराठीत मोह बदला म्हणतात, की मला बदल्यात काय मिळणार. ओके, तुझ्यासाठी मी एक गोष्ट करीन, मैं तुम्हारे लिए एक चीज़ करूंगा, लेकिन मुझे बदले में क्या मिलेगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लेन देन की दुनिया है भाई. यहाँ पे मुफ्त में कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता है, और एक दूसरे के लिए समझ के ही सब चीज़ें होती है. सो नाउ लेट अस स्टार्ट विथ कंसिडरेशन. सो कंसिडरेशनचा मराठीत मतलब काय, मोह बदला, हिंदी में बदला. वॉट एवर यू गेट इन रिटर्न, कोई भी चीज़, मैं आपसे एक फेवर मांगता हूँ कि बाबा मुझे ये फेवर आपसे चाहिए, तो आप बोलोगे बाबा बदले में तुम मेरे लिए क्या करोगे, तो मैं आपके लिए एक चीज़ करूँगा. तो वो चीज़ें वो हम लोग अभी देखते हैं ना. पहले कंसिडरेशन का डेफिनेशन देख लो, बुक को रेफर करो, बुक में आपको मिलेगा, और मैंने पिक्चर्स अभी भी अपलोड करूँगा लेक्चर के साथ में, वो पिक्चर्स में भी आप देख लेना, ये आपको उधर मिल जाएगा. नाउ फर्स्ट लेट अस सी व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन. व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, the promisee or any other person has done or abstained from doing, or does or abstains from doing, or promises to do or abstains from doing something, such act or abstinence is called a consideration for the promise. ये तो हो गया डेफिनेशन. अभी ये मैंने क्या किया है, इसको कंपोनेंट्स में या इंग्रेडिएंट्स में डिवाइड किया, क्योंकि इतना लंबा आपको याद करने के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा. सो ये पॉइंट वाइज है. पिक्चर नंबर 1 देख लो, कंसिडरेशन मैंने लिखा है, मराठी में लिखा है मोह बदला, रिटर्न, कि व्हाट विल आई गेट इन रिटर्न. सिर्फ पॉइंट नंबर 1, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर. प्रोमिसर मतलब ऑफरर, जो आपको प्रपोजल भेज रहा है, प्रपोजर या ऑफरर. सेकेंड पॉइंट, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन, उसमें ए पॉइंट has done or abstained from doing, or point B, does or abstains from doing, or point C, promises to do or abstain from doing something, such act or abstinence is called a consideration. यही डेफिनेशन जो मैंने अभी पढ़ा आपको बुक में मिलेगा, इसको मैंने पॉइंट वाइज लिखा है ताकि याद करना, एग्जाम में उसको रिप्रोड्यूस करना ईजी हो जाता है. नाउ सी द फर्स्ट कंपोनेंट, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर. तो ऑफरर जब भी ऑफर भेजता है तो उसका कुछ इच्छा होता है कि मेरे लिए तुम ये करो. जैसे एक एग्जांपल ले लो, कि मुझे वही एग्जांपल मैं फिर से रिपीट करूंगा ताकि उसमें कुछ वैरायटी ना हो जाए. आई वांट टू सेल माय फ्लैट, मुझे मेरा फ्लैट बेचना है, तो मैं आपको ऑफर भेजता हूँ कि अरे मुझे फ्लैट बेचने का है.
आप एक्सेप्ट करोगे क्या, ये आप 50 लाख में ले लोगे क्या? तो आपने सामने से हाँ बोल दिया कि ये चलो ये 50 लाख में ले लूँगा, प्राइस बराबर है। तो अभी देखो मेरा फ़ायदा क्या है, मेरा फ्लैट बिक जाएगा और मुझे बदले में क्या मिलेगा, कंसिडरेशन मतलब पैसे मिलेंगे, उसका प्राइस मिलेगा। और आपको क्या मिलेगा, आप पैसों में जो दोगे लेकिन आपको बदले में क्या मिलेगा, यू विल गेट 4 कंपोनेंट्स ऑफ ओनरशिप ऑफ एनी प्रॉपर्टी। नंबर 1 राइट ऑफ द प्रॉपर्टी, सेकंड टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी, पॉइंट नंबर 3 possession ऑफ द प्रॉपर्टी, एंड पॉइंट नंबर 4 इंटरेस्ट ऑफ दैट प्रॉपर्टी। ये चारों मैं फिजिकल लेक्चर में ज़्यादा डिटेल में समझाऊंगा। तो ये 4 चीज़ें आपको मिल जाएंगी। सो ए ने बी को अगर फ्लैट बेचा तो ए का फ्लैट बिक गया, ए को क्या मिल गया, कंसिडरेशन मिल गए, फ्लैट की कीमत मिल गई, उसके पैसे मिल गए। और बी ने पैसे ज़रूर दे दिए लेकिन बी को क्या मिल गया, बी को फ्लैट का ओनरशिप मिल गया। देखो कोई भी चीज़, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज एक दूसरे के लिए जब भी करते हैं तो उनको दोनों को बदले में कुछ मिलना चाहिए, दोनों को बदले में कुछ मिलना चाहिए। नाउ सी बेस्ट एग्जांपल आपको देता हूं, इजीएस्ट एग्जांपल, सर्विस लॉ, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। ए को बी से कुछ काम करवाना है तो ए का फायदा क्या है बी से, दैट ए का काम बनेगा, ए का काम कौन करेगा, बी करेगा। और बी का फायदा क्या है, बी को क्या मिलेगा, काम करने के लिए तनख्वाह मिलेगी, सैलरी मिलेगी, जो कंसिडरेशन है। और ए पैसे देगा, वो मुफ्त में देगा नहीं, ए बदले में काम करवा के लेगा। सुनाओ देखो दोनों पार्टीज का फायदा देखो, ए का फायदा क्या है कि उसका काम बनेगा, आई नीड समवन टू वर्क फॉर मी। और बी का फायदा क्या है, आई वांट टू वर्क फॉर समबडी, लेकिन मुझे बदले में क्या मिलना चाहिए, पैसे मिलने चाहिए। तो ए बी को क्या देगा, पैसे देगा। तो ए का फायदा क्या है, व्हाट इज कंसिडरेशन फॉर ए, दैट ए विल गेट इज वर्क डन, उसका काम हो जाएगा, ये उसका कंसिडरेशन हो गया। लेकिन वो कभी मिलेगा जब भी वो बदले में बी को क्या देगा, उसकी तनख्वाह देगा, उसको सैलरी देगा, उसको पैसे देगा। सो ए का कंसिडरेशन हो गया कि उसका काम हो जाएगा और बी का कंसिडरेशन हो गया कि उसको काम मिलेगा और काम के बदले में क्या मिलेंगे, पैसे मिलेंगे। सो दोनों पार्टीज को, प्रॉमिस और प्रॉमिस दोनों का फायदा होना चाहिए। खाली एक का फायदा हो रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है या इलीगल हो जाता है। ओके, वो बाद में समझाऊंगा, बाद में समझ जाओगे। ये पहले कंसिडरेशन का डेफिनेशन समझ में आ गया, देख लो, थोड़ा रिपीट कर लो, देन गोइंग फर्दर। अभी देखो एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आता है, देखो दैट राइट द इसेंशियल्स, राइट फीचर्स, राइट लीगल रूल्स, ये तीनों का आंसर एक ही है। या किसी चीज़ का आपको मेरिट्स पूछ लिया या कोई फुल लेंथ क्वेश्चन आ गया तो आपको वही लिखना है। सो इसमें आपको इसेंशियल्स, फीचर्स और लीगल रूल्स एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है व्हाट आर इसेंशियल्स ऑफ कंसिडरेशन, आंसर इज सेम। व्हाट आर फीचर्स ऑफ कंसिडरेशन, आंसर पॉइंट्स आर सेम। एंड व्हाट आर लीगल रूल्स फॉर कंसिडरेशन, आंसर इज अगेन द सेम। तो कंसिडरेशन का डेफिनेशन लिखना है और वही पॉइंट्स लिखने हैं। सो क्वेश्चन कुछ भी आने दो, आपको वही लिखना है, ये समझ लो पहले। सो नाउ लेट अस सी व्हाट आर द इसेंशियल रूल्स, फीचर्स। रेफर टू पेज नंबर 2, क्लिक नंबर 2, फोटो नंबर 2। मैंने पेज के ऊपर सॉरी हाँ, वो फोटो के ऊपर मैंने पेज जहाँ पे शुरू हो रहा है वहाँ पे मार्किंग किया है, 1 2 3 4 नंबर डाला है। तो 2 नंबर पे आप देखो लीगल रूल्स फॉर कंसिडरेशन। अब इसमें रूल्स है वो देख लो। फर्स्ट रूल, एक्ट डन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। तो कोई भी एक्ट प्रोमिसर के डिजायर पे होना चाहिए। पहले देखो मैंने आपको बताया था प्रपोजल कैन बी फॉर डूइंग समथिंग एंड फॉर नॉट डूइंग समथिंग सॉरी। तो प्रपोजल अगर कुछ करने के लिए है तो उसका मतलब क्या हो गया, वो पॉजिटिव प्रपोजल है। और कुछ नहीं करने के लिए, दैट लेट अस नॉट डू समथिंग, तो वो नेगेटिव हो गया, उसको क्या बोलते हैं, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। तो आपका जवाब भी उसी लहजे में होगा, जैसे सवाल होगा वैसे ही जवाब होगा। सो नाउ सी फर्स्ट थिंग, एक्ट डन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। तो जब तक प्रोमिसर ने आपको कोई पूछा नहीं है तब तक सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर प्रोमिसर ने आपको पूछा ए चीज़ करते हैं, आप हाँ बोलते हो, चलो करते, तो आपने एक्सेप्ट किया। या ए ने आपको नेगेटिवली पूछा है दैट बी चीज़ नहीं करते, इन दैट सीन आप क्या करोगे, वो चीज़ नहीं करोगे तो हाँ ठीक है ये चीज़ मैं नहीं करूँगा। तो आपका प्रॉमिस कैसे हो गया, नेगेटिव हो गया। सो फर्स्ट थिंग, इट मस्ट बी एन एक्ट डन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। देन सेकंड देख लो, सेकंड रूल, कंसिडरेशन मे मूव फ्रॉम एनी पर्सन। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट प्रोमिसर ही कंसिडरेशन देना चाहिए। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आई वांट टू बाय बाइक फॉर माय सन। मेरा सन रिसेंटली अभी 19 साल का हो गया, उसके लिए मैंने एक बाइक खरीदा है। अभी बाइक खरीदने के लिए मैं गया,
बाइक मैंने किसके लिए लिया है? मेरे लिए, तो मेरे पास ऑलरेडी बाइक है, सो मैंने उसके लिए दूसरा बाइक लिया है। सो वो बाइक मैंने किसके लिए लिया है? इट इज़ फॉर हुज यूज़? इट इज़ फॉर माई सन्स यूज़। इट स्टैंड्स इन माई सन्स नेम, मैंने उसके नाम से ही रजिस्टर करवाया है, लेकिन उसके पैसे किसने दिए हैं? उसके पैसे मैंने दिए हैं। सो यहाँ पे देख लो, प्रपोजर मैं हूँ, सॉरी, प्रपोजर इज माई सन दैट ही वॉन्ट्स टू बाय अ बाइक। सेलर जो है उसने बाइक उसको बेचने का प्रॉमिस किया कि बाइक मैं आपको बेच दूंगा, लेकिन इसकी कीमत 60,000 रुपये है। मैंने सेकेंड हैंड बाइक लिया था, सो 60,000 रुपये इसकी कीमत है। सो बाइक ए ने पूछा बी को, क्या मुझे बाइक बेचोगे? बी ने बोला हाँ मैं बेचूंगा। सो हियर ए इज माई सन, बी इज द सेलर, जो एजेंट है जिसने वो बाइक बेचा, लेकिन उसको पैसे किसने दिए? अरे सन ने तो नहीं दिए, पैसे मैंने दिए। सो वहाँ पे कैसा है? वहाँ पे कंसिडरेशन मैं दे रहा हूँ। सो कंसिडरेशन मे मूव फ्रॉम अनदर पर्सन। अभी ये एग्जाम्पल में आई एम नाइदर बायर, आई एम नाइदर सेलर। बायर कौन है? मेरा लड़का है। सेलर कौन है? जो एजेंट है, जो गाड़ी बेच रहा है वो है। लेकिन कंसिडरेशन कौन दे रहा है? मैं दे रहा हूँ, लेकिन मैं दोनों का पार्टी ना, आई एम नॉट एनी पार्टी टू दैट ट्रांजेक्शन। लेकिन कंसिडरेशन कौन दे रहा है? मैं दे रहा हूँ, आई एम गिविंग दैट कंसिडरेशन। दिस इज द डिफरेंस। सो कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम एनी अदर पर्सन. So not necessary that consideration must move only by the promisor and promisee. It can be by any other person. Next, third. अभी definition को एक बार फिर से देख लो. Read that again. You will come to know that consideration can be in the past, it can be in the present, and it can also be in future. अभी इसका एग्जाम्पल ले लो. डेफिनेशन एक बार फिर से देख लो. फॉर अ मोमेंट लेट्स गो बैक टू द डेफिनेशन. गो टू पेज नंबर 1 अगेन. When at the desire of the promiser, see the point number 2, promisee or any other person, अभी इधर देखो, A has done or abstained from doing, तो ये कौन सा हो गया? पास्ट टेंस हो गया. सो एग्रीमेंट करने से पहले ही कंसिडरेशन में दे चुका हूँ. और पॉइंट नंबर B, डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, ये क्या हो गया? प्रेजेंट टेंस हो गया. एक हाथ दो, एक हाथ लो. दिस इज द बेस्ट ट्रांजैक्शन. एंड थर्ड, promises to do or abstains from doing something. तो मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि एग्रीमेंट आज करते हैं, मैं आपको कंसिडरेशन बाद में दे दूंगा. सो कंसिडरेशन कैन बी लीगली इन ऑल 3 टेंसेस. कौन से? पास्ट, प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर. अभी देखो अगेन लेट्स गो बैक टू द एग्जांपल ऑफ सर्विस लॉ. अभी देखो समझो एक एम्प्लॉयर है और एक एम्प्लॉय है. ए इज द एम्प्लॉयर, बी इज द एम्प्लॉय. बी एक कंपनी में काम कर रहा है, ए इज अ कंपनी. ओके, सो उसको क्या क्या प्रॉमिस किया जाता है ना? व्हाट इज द बेसिक एग्रीमेंट? उसको पहले सबसे पहले जब भी नौकरी पे रखते हैं तो क्या डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है? थोड़ा दिमाग पे जोर डालो. उसको क्या दिया जाता है कंपनी की तरफ से? अपॉइंटमेंट लेटर. उस अपॉइंटमेंट लेटर में क्या होता है? टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं. दैट आपको ये मिलेगा, उतना उतना मिलेगा. आजकल उसको स्टाइलिश कॉर्पोरेट लैंग्वेज में CTC बोलते हैं. दैट आपको कॉम्पेंसेशन कॉस्ट टू कंपनी, CTC. तो हमको इतना कॉस्ट पड़ेगा, आपको ये चीज़ें मिलेंगी, आपको ये मेरे. देन अलग अलग हेड्स हो सकते हैं. दैट योर बेसिक सैलरी, देन योर डियरनेस अलाउंस, देन एनी अदर अलाउंस, देन HRA हो सकता है, हाउस रेंट अलाउंस, या और कुछ हो सकता है. देन आप किधर भी कंपनी के काम से बाहर जाओगे तो आपको ये कॉम्पेंसेशन मिलेगा, कंपनी कॉस्ट उठाएगी, ये सब उसमें लिखा हुआ रहता है. अभी समझो फॉर एग्जाम्पल मैं सैलरी इज 20,000 रुपीज़. तो क्या एम्प्लॉयर पूरा 20,000 मेरे हाथ में दे देगा? नहीं. सैलरी के भी 2 टाइप्स होते हैं. कौन से? एक होता है ग्रॉस सैलरी, मतलब जो मैं एक्चुअली अर्न करता हूँ, जो मुझे कंपनी देना चाहिए. और मेरे हाथ में क्या आता है? नेट सैलरी. नेट सैलरी में क्या क्या कट हो जाता है? सबसे पहले एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन, सबसे पहले कट हो जाएगा TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स. तो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स कट हो जाएगा. देन वो आ जाएगा आपका नेट सैलरी. और नेट सैलरी भी पूरा हाथ में नहीं आता है. नेट सैलरी में से एक कंट्रीब्यूशन पार्ट जाता है फॉर प्रोविडेंट फंड, जो आपको फ्यूचर में मिलेगा. देन अनदर 1% कट हो जाता है फॉर योर पेंशन. और एक्चुअल फिर आपको हाथ में कितना मिलेगा? से फॉर एग्जांपल 20,000 मेरा सैलरी है, और कट वगैरह होने के बाद में आफ्टर TDS एंड ऑल मेरे हाथ में सैलरी आ जाएगा मुश्किल से 12 या 15,000. उसमें से फिर एक कंट्रीब्यूशन का चंक है, वो जाता है प्रोविडेंट फंड के लिए, और एक जाता है पेंशन के लिए. प्रोविडेंट फंड कभी मिलता है? रिटायर होने के टाइम पे. ग्रेचुटी हो सकती है, अलग अलग हेड्स के अंडर डिडक्शंस होते हैं. जो मुझे आज नहीं मिलेगी वो मुझे कभी मिलेगी? जब भी मैं रिटायर होता हूँ. व्हाट इज यूजुअली रूल ऑफ रिटायरमेंट? रिटायर कभी होता है आदमी? अलग अलग रूल से अलग अलग एज होते हैं. उसको बोलते हैं एज ऑफ सुपर एन्युएशन.
58 हो सकता है, 59 हो सकता है, कुछ लोगों में 61 62 तक भी जॉब होता है. सो डिपेंडिंग अपॉन दैट व्हाट एज इज एप्लीकेबल टू यू, अकॉर्डिंगली यू विल रिटायर. नाउ सी, अब ये तीनों एग्जांपल ले लो. पास्ट कंसिडरेशन. तो अगर समझो मैंने घर में कुछ काम करवाया किसी कॉन्ट्रैक्टर से, तो वो क्या बोलेगा, टोटल आपका ये काम का बाबा 20,000 हो रहा है, तो आप एक काम करो, मुझे एक 10,000 दे दो 50%, तो मैं काम चालू करूँगा. अभी देखो उसको 10,000 मिल चुके हैं एग्रीमेंट करते वक्त. एग्रीमेंट होते होते उसको, कॉन्ट्रैक्ट एंटर होते होते उसको हाफ पेमेंट मिल गया. सो 50% इज ऑलरेडी रिसीव्ड बाय हिम. तो ये क्या हो गया, अभी काम शुरू करना बाकी है लेकिन वो पैसे ले चुका है, तो ये पास्ट कंसिडरेशन होगा जो उसको पहले ही मिल चुका है. देन शायद वो काम चालू है तभी बोल सकता है और 2,000 दे दो, 3,000 दे दो. और जब भी काम खत्म हो जाएगा तभी वो बोलेगा सर आपका काम खत्म हो गया, फाइनल हो गया, एंड नाउ आपको बिल हाथ में दे रहा हूँ और फाइनल आपका 2,000 बाकी है. सो 2,000 क्या हो गया, मैं उसको बोला अरे एक काम करो 2,000 आपको 2 दिन के बाद देता हूँ, आपको मेजोरिटी तो मैं दे चुका हूँ, 18,000 में दे चुका हूँ, खाली 2,000 बाकी है, वो मैं परसों दे दूंगा. अभी यही एग्जांपल देख लो, जो मैंने उसको एडवांस दिया था वो क्या हो गया, पास्ट कंसिडरेशन हो गया. जो काम चालू था तभी हाथ में दे दिया वो क्या हो गया, प्रेजेंट कंसिडरेशन हो गया. और जो मैंने उसको प्रॉमिस किया कि मैं 2 दिन के बाद तुम्हारा बैलेंस अमाउंट दे दूंगा, ये कौन सा हो गया, फ्यूचर हो गया. सो वन वेरी इंपॉर्टेंट रूल दैट कंसिडरेशन कैन बी पास्ट, कंसिडरेशन कैन बी प्रेजेंट, एंड कंसिडरेशन कैन ऑल्सो बी इन फ्यूचर. इसका और भी एग्जांपल ले लो. एक्चुअली सबसे बेस्ट इज प्रेजेंट. एक हाथ दो एक हाथ लो, माल दे पैसे के, ये सबसे बेस्ट है. लेकिन डिफर्ड पेमेंट आपने सुना होगा, अरे सब लोग आजकल चीज़ें EMI पे लेते हैं, लोन पे उठाते हैं. तो ये क्या होता है, अभी मेरा मोबाइल है वो भी मैंने EMI पे लिया हुआ है, तो उसका कैसे, वो 20,000 का मोबाइल मैंने लिया है, वो मैंने लिया, लेते वक्त मैंने कुछ बात सर्टन पार्ट उसको दे दिया और उसको हर महीने में 1,500 का EMI देता हूँ. सो मोबाइल तो आज मुझे मिल चुका है, आई एम यूजिंग दैट मोबाइल, उसी मोबाइल से शूट करके आपको लेक्चर भेज रहा हूँ, लेकिन मैंने उसके पैसे अभी तक पूरे नहीं दिए. सो ये डिफर्ड पेमेंट हो गया. सो ये फ्यूचर कंसिडरेशन हो गया. सो दीज आर एग्जांपल्स, पास्ट कंसिडरेशन, प्रेजेंट कंसिडरेशन एंड फ्यूचर कंसिडरेशन. देन नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज पॉइंट नंबर 4. कंसिडरेशन मस्ट बी ऑफ सम वैल्यू. कंसिडरेशन मस्ट बी ऑफ सम वैल्यू. इट नीड नॉट ऑलवेज बी ऑफ द मार्केट वैल्यू. कोई भी चीज़ करने का ना एक मार्केट का प्राइस होता है, लेकिन मेरी मर्जी में कम पैसे लेके करूं तो भी चलेगा, मैं बिना पैसे लूं तो चलता है, लेकिन वो कंसिडरेशन में नहीं बैठता है, वो बाद में देखेंगे. सो टू टेल यू, कंसिडरेशन मस्ट बी ऑफ सम वैल्यू. मुझे कुछ रिटर्न में मिलना चाहिए, नॉट नेसेसरी कि वो एग्जैक्ट प्राइस होनी चाहिए. जैसे आप जाते हो ना बनिए के पास, उसके पास आप माल लेते हो, माल का प्राइस हो गया 50 रुपये, 50 रुपये दो तो ही वो देगा, कम दोगो तो भी नहीं देगा, ज़्यादा देगो तो रख लेगा, लेकिन ज़्यादा को हम भी नहीं देंगे. लेकिन इसमें कैसा है, कंसिडरेशन लॉ के हिसाब से कम रहेगा तो भी चलता है. इट नीड नॉट ऑलवेज बी ऑफ द मार्केट वैल्यू. अभी मेरा फ्लैट है, मैं बेचना चाहता हूँ, उसका कीमत समझो 50 लाख है, लेकिन मैं आपको 40 लाख में दे देना चाहता हूँ, मेरी मर्जी. कुछ प्रॉब्लम है, तुमको प्रॉब्लम है 10 लाख बच रहा है तो 10 लाख गया, नुकसान किसका हुआ, मेरा हुआ. तो नुकसान उठाने को मैं तैयार हूँ. नुकसान हो गया तो फायदा तुम्हारा है कि तुमको कम प्राइस में मिला, तुम लेने को तैयार हो, तो किसको क्या प्रॉब्लम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए. सो कंसिडरेशन मस्ट बी ऑफ सम वैल्यू. अगर कम पैसे मिले तो वो इलीगल या अनलॉफुल नहीं हो जाएगा. देन नेक्स्ट 5th रूल, कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजरी. रियल मीन्स मुझे कुछ फायदा मिला है, ये मैं दिखाने को मेरे हाथ में होना चाहिए. आई मस्ट बी एबल टू डेमॉन्स्ट्रेट दैट आई हैव रिसीव्ड समथिंग इन रिटर्न, नॉट नेसेसरीली मनी. एंड कंसिडरेशन का और एक रूल समझ लो, नॉट नेसेसरी ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ मनी. हमेशा पैसे मिले तो ही फायदा मिला, ऐसे नहीं होता है. कुछ चीज़ अगर बदले में मिली है, कुछ फायदा, एपरेंट फायदा होना चाहिए जो मैं दिखा सकता हूँ. सो वो रूल समझ लो, कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूजरी. नाउ टर्न टू पेज नंबर 3. रूल नंबर 6, consideration must be something other than promisor's existing obligation. Existing obligation तो तुमको करना ही पड़ेगा, so that cannot be a consideration. या अभी यही एग्जांपल देख लो, ए ने बी को काम पे रखा है. अभी ए अगर बोलेगा बी को कि तुम एम्प्लॉय हो तो मैं तुमको काम दूंगा, अरे काम दूंगा मतलब वो तो ऑब्वियस है ना, तुमको काम देना ही पड़ेगा. सो काम दिया, दैट कैन नॉट बी अ मेहरबानी. उसको बदले में क्या देना पड़ेगा,
सैलरी देनी पड़ेगी, काम तो करना पड़ेगा। देन सो रूल नंबर 6 फिर से समझ लो, कंसिडरेशन मस्ट बी समथिंग अदर देन द प्रोमिसर्स एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन। देन रूल नंबर 7, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रूल नंबर 7 समझ लो, कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल। अगर कंसिडरेशन इलीगल या अनलॉफुल हो गया, वो पूरा ट्रांजैक्शन ही वॉइड हो जाएगा। ट्रांजैक्शन वॉइड हो गया या इलीगल हो गया, मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स होते हैं बेस्ड ऑन एग्जीक्यूशन। 3 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो हम लोग बाद में देखेंगे। कॉन्ट्रैक्ट कैन बी वैलिड, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही होना चाहिए। वैलिड मीन्स एग्जीक्यूटरी, जो लीगल है, एनफोर्सिएबल है। देन सेकंड टाइप है वॉइड। वॉइड मीन्स जो कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, जो इलीगल है, अनलॉफुल है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ में अगर उसके ऊपर कुछ लिटिगेशन हो गया तो कोर्ट मानेगा ही नहीं कि एग्रीमेंट हो गया, बिकॉज इट इज इलीगल। एंड थर्ड इज, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, नॉट कंफ्यूजन, थोड़ा सा समझने में कंफ्यूजिंग हो जाता है। दैट इज कॉन्ट्रैक्ट विच आर वॉइडेबल। वॉइडेबल का मतलब अवॉइडेबल, एक पार्टी उसको ना बोल सकती है करने के बाद में, वो बाद में देखेंगे। इसी जेंडर होता है, लिंग असतं, तो जेंडर होता है, एक पुरुष लिंगी होता है, एक स्त्रीलिंगी होता है। लेकिन कंफ्यूजन कहाँ पे हो जाता है, जो नपुंसक लिंगी है। जो जेंडर अगर मेल फीमेल है तो दैट इज फाइन, लेकिन अगर वो ट्रांसजेंडर होगा या थर्ड जेंडर होगा तो वो दिखने में तो फीमेल जैसा है, लेकिन वो फीमेल नहीं है, तो वो मेल भी नहीं है, फीमेल भी नहीं, वो कुछ और ही है। तो वॉइडेबल जो थोड़ा सा वैसा है, तो वो बाद में देखेंगे। सी, सबसे पहले लेट मी क्लैरिफाई वन थिंग, दैट आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू एज पर द सीक्वेंस ऑफ द बुक, क्योंकि इसमें आप बुक में देखो, शुरू में ही पहला ही चैप्टर है, व्हाट आर द फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट हैज बीन कवर्ड इज व्हाट आर द इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन मेरे बच्चों, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है समझने के लिए तुमको पहले ये समझ में आना चाहिए कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। तो मैंने अभी जस्ट रिपीट किया था, 2 मिनट रिपीट करता हूँ, 2 मिनट पहले मैंने बोला था, बेस्ड ऑन एग्जीक्यूशन कॉन्ट्रैक्ट के 3 टाइप होते हैं। लीगल कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, देन सेकंड इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज इलीगल या नॉट एनफोर्सेबल, एंड थर्ड इज जो अवॉइड हो सकता है, जिसको वॉइडेबल बोलते हैं। वो एक पार्टी का कंसेंट फ्रॉड से लिया है वगैरह, वो बाद में देखेंगे। तो इसमें जो 3 टाइप्स है वो होते हैं। सो वो समझने के लिए आपको पहले ये मालूम होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए क्या कंडीशंस है, क्या कंसिडरेशंस है। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन समझ पाओगे। तो मैं वो क्वेश्चन पहले या वो टॉपिक पहले लूंगा तो सब बाउंसर जाएगा, और मुझे तभी ये बोलना पड़ेगा ये मैं बाद में सिखाऊंगा, ये मैं बाद में सिखाऊंगा। सो वही बाद में सिखाऊंगा तो आपका पहले ही कवर हो जाएगा। तो जब हम लोग वो करेंगे कि भाई कैपेसिटी क्या होता है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंडीशंस क्या है, वो आप तभी समझ जाओगे। सो वो बाद में होगा। सो आई हैव एक्चुअली स्टार्टेड फ्रॉम बिटवीन, आई हैव फर्स्ट डन, लेट मी अगेन रिपीट, मैंने पहले सब टॉपिक कौन सा लिया था, ऑफर या प्रपोजल, देन सेकंड सब टॉपिक लिया था एक्सेप्टेंस। नाउ टुडे आई एम कवरिंग द थर्ड सब टॉपिक, दैट इज कंसिडरेशन। नाउ सी, कंसिडरेशन के रूल्स एक बार फिर से देख लो, वीडियो रिवाइंड करके देख लो। सो मैं रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि टाइम लिमिट होता है मेरे हाथ में कोई भी वीडियो पोस्ट करते वक्त। नाउ लेट अस गो टू नेक्स्ट एस्पेक्ट, दैट इज काइंड्स ऑफ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, टाइप्स होते हैं, काइंड्स होते हैं। टाइप्स और काइंड्स अगेन सिनोनिमस, कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही मतलब है। रेफर टू पेज नंबर 3, काइंड्स और टाइप्स ऑफ कंसिडरेशन। पॉइंट नंबर 1, प्रेजेंट कंसिडरेशन और एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन बोलते हैं। प्रेजेंट कंसिडरेशन मार्केट का सबसे बेस्ट होता है, माल दो और पैसे लो, एक हाथ दो एक हाथ लो। रेडी गुड्स जो होता है ना डिलीवर करने के लिए, वो मतलब या मार्केट में जाओ, ऐसा तो नहीं होता ना, अरे कांदा कितना है, कांदा कैसा किलो, 20 रुपये, ठीक है 20 रुपये आज जमा करो, मैं कांदा उगाऊंगा, फिर उसको काटूंगा, निकालूंगा और फिर तुमको ला के दूंगा। ऐसे तो नहीं हो सकता है ना। आप क्या बोलते हो, कांदा दो तो पैसे दूंगा, तो एक हाथ दो एक हाथ लो, दैट इज प्रेजेंट कंसिडरेशन। देन सेकंड टाइप ऑफ कंसिडरेशन, पास्ट कंसिडरेशन, जहां पे कंसिडरेशन पहले ही मिल चुका है, सर्विस आप बाद में दे रहे हो, कंसिडरेशन पहले ही मिल चुका है। अभी समझो कोई एम्प्लॉय है, वो एग्जांपल ले लो, ए और बी एम्प्लॉय है, बी ए के पास जाता है, बोलता है सर मेरे को थोड़ा सा डिफिकल्टी है महीने में और मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत आन पड़ी है, तो मेरा जो 20,000 सैलरी है ना, उसमें से आप 5,000 मुझे ज़रा एडवांस दे दो प्लीज़। तो मालिक अगर अच्छे दिल का है, ज़्यादा खड़ूस नहीं, तो बोलेगा चलो ठीक है ले लो। पहले तो पूछेगा किस लिए चाहिए, लेकिन चलो ठीक है, वो उसने दे दिया समझो, तो वो आपको 5,000 सैलरी दे देगा। तो जब भी आपका सैलरी ड्यू कभी होगा,
जब वो महीना खत्म हो जाएगा, तभी आपको पूरा सैलरी देगा या 5,000 काट के देगा? 5,000 काट के देगा। क्यों काट के देगा? क्योंकि वो एडवांस सैलरी हो गया। सो एडवांस सैलरी आप पहले ही आपको मिल चुका है। सो ये हो गया पास्ट, विच इज रिसीव्ड बिफोर कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। एंड थर्ड इज फ्यूचर कंसिडरेशन, जो बाद में मिलेगा। फ्यूचर का मैंने आपको एग्जांपल दिया, ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड और पेंशन। पेंशन आदमी को कभी मिलता है? जब भी वो रिटायर हो जाता है। ग्रेचुटी कभी मिलती है? जब भी वो रिटायर हो जाता है। प्रोविडेंट फंड कभी मिलता है? जब भी वो रिटायर हो जाता है। वो धीरे 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 आपके अकाउंट में जमा होते जाएगा और वो आपको कभी मिलेगा? जब भी आप रिटायर हो जाओगे। सो ये हो गया 3 टाइप्स, फर्स्ट प्रेजेंट, सेकंड पास्ट एंड थर्ड फ्यूचर। देन टर्न टू पेज नंबर 4। कॉन्ट्रैक्ट के और 2 टाइप्स होते हैं। इल्यूजरी कंसिडरेशन। इल्यूजरी मीन्स विच इज मियरली वर्ड्स विच यू कैनॉट एक्चुअली शो, जो छलावा भी हो सकता है कि ए बी को बोलता है तू एक काम कर, मेरा एक काम कर, मैं तुमको बदले में मुंह मांगा तेरे को कुछ भी दूंगा, जो तू मांगेगा वो दूंगा। तो मैंने कुछ एक्चुअल प्रॉमिस किया है, कुछ रिटर्न में आपको देने का वादा किया है नहीं। सो दिस इज इल्यूजरी, मतलब छलावा है। बाद में मैं मुकर भी सकता हूँ ना, शेंडी लावली, तुझ्याकडून काम करून घेतलं, आता तुला काय नाही देत जा, तो ये इल्यूजरी हो गया। तो बाद में मुकर भी सकता हो, लेकिन अगर मैं प्रॉमिस करता हूँ कि हाँ तू ये मेरा काम कर, मैं तुमको 5,000 रुपये दूंगा, सो 5,000 रुपये इज द कंसिडरेशन। देन लास्ट टाइप, 5th टाइप, अनलॉफुल या इलीगल कंसिडरेशन। Now these kind of considerations are not permitted in law because they are illegal. इसका भी एक एग्जांपल देता हूँ। अभी वही एग्जांपल ले लो, मुझे फ्लैट बेचने का है, आपको फ्लैट लेने का है। मैं आपको बोलता हूँ हाँ फ्लैट ले लो 50 लाख में। आप बोलते हो ठीक है एक काम करो, मैं आपको 35 लाख दूंगा, मेरे पास 15 लाख कम है, और उसके बदले मैंने आपको 15 लाख का है ना RDX देता हूँ। RDX क्या होता है मालूम है? जो बॉम्ब बनाने में काम आता है ना, ब्लास्ट जो होते हैं, जो हम लोग देखते हैं टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, वैसा RDX आपको देता हूँ। तो मैं बोलूँगा हाँ ठीक है दे दो। वो RDX का क्या मैं अचार डालूंगा? क्या टेररिस्ट हूँ मैं, कैसे यूज़ करूँगा? या अगर बदले में वो बोलता है काम करो, आपको 40 लाख देता हूँ, 10 लाख की एक मेरे पास ऑटोमेटिक फायरिंग गन है, वो गन आपको मैं दे देता हूँ 10 लाख के बदले। तो ये क्या हो गया? चलेगा लॉ में? नहीं चलेगा। गन खरीदने के लिए क्या होता है, आप RDX तो खरीद ही नहीं सकते हो क्योंकि इलीगल हो गया, लेकिन गन खरीदने के लिए आपको क्या होना चाहिए? बेसिक लाइसेंस होना चाहिए, लाइसेंस अंडर द बॉम्बे पुलिस एक्ट। तो वो परमिशन मिलेगा तो ही आप गन ले सकते हो। बिना लाइसेंस के कोई भी सिविलियन आदमी आर्म्स नहीं रख सकता है। सो ये इलीगल हो गया। सो कंसिडरेशन इलीगल हो सकता है। अभी समझो कोई बोलेगा कि हाँ बदले में आपको ये देता हूँ, ये अगर मैंने एक्सेप्ट कर लिया तो एग्रीमेंट इलीगल हो गया, लेकिन एग्रीमेंट तो हो गया ना, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, वो वॉइड हो जाएगा। उसको क्या बोलते हैं? इलीगल हो गया मीन्स व्हाट? कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? वॉइड हो गया, वॉइड, नल, वॉइड हो गया। कानून के हक में वो कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। लेकिन एक्चुअल में तो एग्रीमेंट तो है, एग्रीमेंट है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं, क्योंकि वो इलीगल है। सो एग्रीमेंट बनेगा लेकिन वो इलीगल हो जाएगा। नाउ गोइंग फर्दर, ये टॉपिक खत्म करने से पहले एक गोल्डन रूल देख लो। मैंने गोल्डन रूल करके उसको एस्ट्रिक करके लिखा है 4 नंबर पेज पे, और डेलिबरेटली उसको मैंने कैपिटल में लिखा है, कैप्स का जो रहता है ना उसमें लिखा है, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड या लीगल होने के लिए दैट कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी नेसेसरीली एंड कंपल्सरीली मैंडेटरीली सपोर्टेड बाय अ लीगल कंसिडरेशन। सो ये रूल फिर से समझ लो, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, ए ने बी को फ्लैट बेचा, लेकिन बी ने कितने में खरीदा और व्हाट इज द प्राइस, और वो एक्चुअली उसने दिया कि नहीं, तब तक वो, जब तक वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट में, वो एग्रीमेंट लीगल नहीं होगा। एग्रीमेंट्स विदाउट एनी कंसिडरेशन आर इलीगल, दे आर वॉइड। बट सी, कोई भी रूल कैसे प्रूव होता है? इंग्लिश में सुना है कि नहीं? रूल्स आर प्रूव्ड बाय एक्सेप्शन। सो कोई भी रूल होगा तो उसको एक्सेप्शन के बिना तो रूल हो ही नहीं सकता है। इनफैक्ट लेट अस पुट इट दिस वे दैट रूल्स आर प्रूव्ड बाय एक्सेप्शन। लेट इट पुट इट दिस वे, रूल्स आर प्रूव्ड बाय एक्सेप्शन। सो ये जो गोल्डन रूल है दैट नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लीगल वैलिड होने के लिए, एनफोर्सेबल होने के लिए, दैट मस्ट बी सपोर्टेड बाय अ वैलिड एंड लीगल कंसिडरेशन। लेकिन ये रूल को भी एक्सेप्शन है। व्हाट आर दैट एक्सेप्शन दैट वी सी before concluding the lecture? Now see the exceptions, page number 4.
रजिस्टर्ड एग्रीमेंट मेड ऑन अकाउंट ऑफ लव एंड नेचुरल अफेक्शन। तो अगर मैंने फ्लैट मेरे लड़के के नाम से ट्रांसफ़र कर दिया तो क्या मैं उससे पैसे लूँगा? नहीं लूँगा। सो एनी एग्रीमेंट, लेकिन रजिस्टर होना चाहिए, बिकॉज एनी एग्रीमेंट टू बी वैलिड इट मस्ट बी रजिस्टर्ड। रजिस्ट्रेशन के बिना एग्रीमेंट का कोई वैल्यू नहीं है। अगर लॉ में कंपलसरी है कि एग्रीमेंट रजिस्टर होना चाहिए तो बाकी सब चीज़ें बराबर है, लेकिन एग्रीमेंट रजिस्टर नहीं, सो दैट विल बिकम नॉट एनफोर्सेबल, दैट विल बिकम इलीगल, दैट एग्रीमेंट विल बिकम वॉइड। बिकॉज लॉ क्या बोलता है, जब तक एग्रीमेंट रजिस्टर नहीं होगा वो वैलिड या लीगल नहीं है। सो दिस इज द फर्स्ट रूल। देन सेकंड एक्सेप्शन आप देखो, प्रॉमिस टू कॉम्पेंसेट फॉर पास्ट सर्विस। तो अगर सर्विस पहले ही मिल चुकी है या दे चुका हो तो सच प्रॉमिस इज अ एक्सेप्शन, कि वहाँ पे मैं पहले ही दे चुका हूँ तो शायद वो एग्रीमेंट में नहीं भी होगा। देन थर्ड रूल नंबर या एक्सेप्शन नंबर 3, प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार्ड डेप। व्हाट इज अ डेप? कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो, डेप क्या हो तो मालूम होना चाहिए। डेप क्या होता है? एक देना है जो आपको देना है। इट इज योर लाइबिलिटी। एसेट है या लाइबिलिटी है? डेप इज अ लाइबिलिटी। नाउ सी, कोई भी चीज़ आपको वसूल करने के लिए एक टाइम फ्रेम होता है, एक टाइम लिमिट होता है। दिस आई एम टेलिंग यू फॉर इन्फॉर्मेशन, आपके एग्जाम में आपको ये, दिस इज नॉट फॉर योर लेवल। देयर इज अ लॉ विच इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ लिमिटेशन। कोई भी चीज़ एक्शन करने के लिए एक टाइम लिमिट, एक टाइम फ्रेम किया हुआ है कायदे में, लॉ में, एंड यू नीड टू इनिशिएट दैट एक्शन विद इन दैट टाइम। अगर वो टाइम निकल गया बिना वो एक्शन लिए तो उसके बाद में लोगे तो कुछ काम का नहीं है, वो टाइम बार हो गया, आपका टाइम लिमिट खत्म हो गया। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था बिग बाजार के सेल का लास्ट लेक्चर में, कि ऑफर, ओपन ऑफर रहता है, वो कैसे रहता है? अभी रिसेंट अभी आएगा 15 अगस्त का सेल आएगा, तभी कैसे रहता है वो सेल 12 तारीख से 15 तारीख तक रहता है। 12 तारीख को ही चालू हो जाएगा, फिर 13, 14 और 15 तारीख को रात को जब भी बिग बाजार बंद हो जाए 10-11 बजे तभी वो खत्म हो जाएगा। तो सेल खत्म हो गया, तो सेल आपको पहले मिलेगा या बाद में मिलेगा, उसका एक लिमिट है, एक टाइम लिमिट है। तो आप अगर 16 तारीख को जाओगे तो बिग बाजार वाले क्या बोलेंगे? अरे बॉस, टाइम लिमिट खत्म हो गया, टाइम बार हो गया, जो हम लोग का ऑफर था वो क्या हो गया? सेल खत्म हो गया। सो ऐसे एक रहता है लॉ लिमिटेशन, यूजुअली 3 साल का रहता है, कि अगर ए ने बी को पैसे नहीं दिए तो 3 साल के अंदर मुझे कोर्ट में जाके उसके खिलाफ केस करना पड़ेगा। लेकिन अगर 3 साल निकल गया और मैंने कुछ नहीं किया तो रिकवरी ऑफ मनी के लिए 3 साल का लिमिटेशन होता है, वो टाइम निकल गया। तो अगर टाइम बार डेप का प्रॉमिस रहेगा तो भी वो एक्सेप्शन है टू द रूल दैट नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। देन 2 more rules, go to rule number 6, rule number 4, sorry, पेज नंबर 5, पेज नंबर 5 पे जाओ। रूल नंबर 4, एक्सेप्शन नंबर 4, क्रिएशन ऑफ एजेंसी। नाउ टेल मी व्हाट इज एजेंसी? एजेंसी क्या होती है? एक को कुछ काम है, करना है, तो क्या वो खुद नहीं कर सकता है? वो खुद नहीं कर सकता है तो एजेंट रखेगा। जो काम मैं खुद कर सकता हूँ उसके लिए मुझे एजेंट रखने का जरूरत भी नहीं है और लीगली परमिसिबल भी नहीं है। अभी देखो, एक आपको एग्जांपल देता हूँ, या एक तौर पे ले लो कि मुझे मोटरसाइकिल खरीदनी है और कोई मोटरसाइकिल बना रहा है ना, आई एम अ राइडर, मैं अच्छे से राइडिंग करता हूँ, मेरे पास रॉयल एनफील्ड का बुलेट गाड़ी है 500 सीसी का, आप कभी कॉलेज जाऊँगा तभी देखोगे, 500 सीसी का गाड़ी है मेरे पास। ये गाड़ी का जो कंपनी है ना, दैट इज़ इन तमिलनाडु। नाउ आई वांट टू बाय दिस बाइक, तो क्या मुझे उठ के तमिलनाडु जाना पड़ेगा? नहीं जाना पड़ेगा। मुझे बाइक कहाँ मिलेगी? थाने में 2 डीलर्स है सोनिया मोटर्स नाम से, एक वो 5 कैडबरी जंक्शन पे है और दूसरा है अपना घोड़बंदर रोड पे है, वाघबीड़ के वहाँ पे, विजयनगरी का जो फ्लाईओवर है ना उसके नीचे राइट साइड में, कौन सा वो वाटर पार्क है ना उसके सामने, सूरज वाटर पार्क के सामने, और तीसरा है वो विटावा में। तो चलो 3 डीलर्स है जो थाने में रॉयल एनफील्ड की बाइक देते हैं। अभी बाइक कौन बना रहा है? बाइक बना रहा है रॉयल एनफील्ड कंपनी विच इज़ अंडरटेकिंग ऑफ आइचर मोटर्स, और ये खरीद कौन रहा है? मैं खरीद रहा हूँ। आई एम सिचुएटेड इन थाने एंड द मैन्युफैक्चरर इज सिचुएटेड इन तमिलनाडु। सो ये बाइक लाने के लिए मुझे तमिलनाडु जाना पड़ेगा या बाइक बेचने के लिए उसको तमिलनाडु से उठ के थाने आना पड़ेगा? दोनों भी नहीं करना पड़ेगा। दैट इज थ्रू अ नेटवर्क ऑफ ऑथराइज्ड डीलर्स। ऑथराइज्ड डीलर कौन होता है? एजेंट होता है। सो जब भी हम एजेंसी करेंगे, एजेंसी इज इन योर सेकंड मॉड्यूल, जो स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट है उसमें आपको एजेंसी आएगा, तभी डील करेंगे।
या दूध का ले लो, दूसरा एक्झाम्पल ले लो, वारणा दूध. वारणा किंवा गोकुळ दूध कुठे आहे, त्याची फॅक्टरी कुठे आहे, डेअरी कुठे आहे, कोल्हापूरला आहे. तर मग आम्ही उठून कोल्हापूरला जायचं दूध आणायला, ट्रेन पकडायची कोल्हापूरला जायचं दूध घेऊन परत येतं सकाळी चहा करायला. नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकल नहीं है. लेकिन दूध मुझे कहाँ पे मिलेगा, दूध तो मेरे घर में मिलेगा. और अभी देखो दूध वहाँ से टैंकर में चढ़ के या गाड़ी में चढ़ के आएगा, उसको रेफ्रिजरेशन वगैरह करके उसका टेम्परेचर मेंटेन करके वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर के पास आएगा. वो डिस्ट्रीब्यूटर किसको देगा, रिटेलर को देगा, और रिटेलर वो दूध लाके मेरे घर में देगा. तो दूध मुझे घर में बैठे बैठे मिलता है. सुबह उठो, दरवाज़ा खोलो, घर बाहर अगर थैली लगी हुई है तो उसमें दूध आ जाता है. तो ये सब नेटवर्क है. सो इसके लिए एजेंट लगता है. जो काम आप खुद नहीं कर सकते हो वो एजेंट के थ्रू होता है. वो एजेंसी में डिटेल में करेंगे. सो अगर एजेंसी, अगर ए बी को एजेंट अपॉइंट कर रहा है और बी ए का एजेंट बनने को तैयार है, सो अगेन प्रॉमिस हो गया. सो अगर ए प्रॉमिसर है तो उसको प्रिंसिपल बोलते हैं. जो एजेंट अपॉइंट कर रहा है वो कौन हो गया, प्रिंसिपल. और जो एजेंट अपॉइंट होकर एजेंट का ड्यूटी काम करने का प्रॉमिस दे रहा है वो कौन हो गया, वो एजेंट हो गया. सो अगर ए बी का एजेंट बनने, बी अगर ए का एजेंट बनने को तैयार है, हाँ बोलता है, दैट इटसेल्फ इज सफिशिएंट. उसको कितना कंसिडरेशन, उसको कितना बदले में मिलेगा, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, दैट इज नॉट द क्वेश्चन फॉर द लॉ. एंड लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग, गिफ्ट. गिफ्ट क्या होती है मेरे को बताओ. गिफ्ट किसको बोलते हैं. कुणाला काय देता तुम्ही त्याला गिफ्ट म्हणता. यूजुअली हम लोग गिफ्ट कहाँ पे देते हैं, बर्थडे को गिफ्ट देते. तो बर्थडे को आप गिफ्ट देते हो. अभी समझो मुझे बर्थडे पे बुलाया, मैं आके बोलता, अरे वाह हैप्पी बर्थडे, तुम्हारा केक भी मैंने खाया 2-3 पीस, कुछ समोसा वमोसा दिया वो भी खा लिया, और मैं बोलता, अरे मैं तुम्हारे लिए ना एक गिफ्ट लाया, ये पेन लाया है, तो मैं ये गिफ्ट आपको देता हूँ. तो आप क्या बोलते हो, थैंक यू, और मैं निकल जाता हूँ घर पे. तो मैं ऐसे थोड़े ना बोलता हूँ, अरे ये पेन 150 रुपये का, मेरे को 150 रुपये दे दे. हम लोग बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते. क्यों नहीं बोलते, क्योंकि गिफ्ट के पैसे हम दूसरे से नहीं चाहते. उसका कंसिडरेशन मैंने दिया है, लेकिन वो मैंने तुम्हारे लिए लिया है. सो अगर गिफ्ट है तो गिफ्ट में कंसिडरेशन इज आउट ऑफ क्वेश्चन. बट व्हेन इट कम्स टू गिफ्ट, यहाँ पे हम लोग गिफ्ट रेफर कर रहे हैं इन लॉ ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. अभी कोई फ्लैट तो दूसरे को गिफ्ट नहीं करता ना, लेकिन बाप बेटे को गिफ्ट कर सकता है, माँ बेटे को गिफ्ट कर सकती है, पति पत्नी को गिफ्ट कर सकता है, पत्नी पति को गिफ्ट कर सकती है. तो ये गिफ्ट जो है ना वो वैल्यूएबल होता है. 50-60 लाख का फ्लैट है, 1.5 करोड़ का फ्लैट है, वो गिफ्ट दिया है. सो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है, लेकिन वहाँ पे कंसिडरेशन क्लॉज इज नॉट रिक्वायर्ड. अदरवाइज सेल होगा तो क्या इंपॉर्टेंट है, गिफ्ट, सॉरी सेल है तो उसमें कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट है, कितने में बेचा है वो वहाँ पे लिखना ही पड़ता है. दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ. सो दीज आर द एक्सेप्शंस टू द रूल, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट. सो यहाँ पे कंसिडरेशन खत्म हो गया. बाकी के चीज़ में और डिटेल में ये करूँगा. वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर. कुछ भी डिफिकल्टी है, डिफिकल्टीज आर वेलकम, क्वेरीज आर वेलकम. यू कैन पोस्ट इट इन द ग्रुप और पर्सनली मैसेज मी एंड आस्क द क्वेरीज, या उसको नोट करके लिख लो. जब भी कॉलेज फिजिकली चालू हो जाएगा आई विल सॉल्व दोज डिफिकल्टीज. ओके.